तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु की। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, आप ये मान के चलिए कि एमपी बोर्ड में ये 2027 में बेटा ये 100% क्वेश्चन आ गया। 100% क्वेश्चन आ रहा है, 100% क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा। तो व्हीटस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत होता है, सिद्धांत आता है इसका। ठीक है, तो इसका क्या सिद्धांत है, तो इसको समझने से पहले अपन इस चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है कि ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इस गैल्वेनोमीटर का काम क्या है स्टूडेंट्स? ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो करंट को मेजर करता है। ठीक है, कि करंट ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, तो एक करंट की कम से कम वैल्यू को काफ़ी आसानी से स्टूडेंट ये माप सकता है। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, वो है धारा मापी। ठीक है, तो अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो ये जो नीडल है, ये जो नीडल है ये वाली, ठीक है, ये मूव करती है, ये स्टूडेंट मूव करती है। ठीक है, तो फिर हमें पता चलता है कि यार करंट है या फिर नहीं है। और इसका जो कांटा है वो अगर ऊपर है जीरो की तरफ, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में। ठीक है, अच्छा। अब आप देखें कि जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या मतलब है संतुलन अवस्था का। ठीक है, तो जो व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत वो कुछ इस तरह से है। R1/R2 बराबर R3/R4। ठीक है, और सिद्धांत ये कहता है कि अगर इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। जैसे देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये जो R1 है, मैंने कहा कि इसका कुछ प्रतिरोध होगा, तो मैंने कहा कि इसका प्रतिरोध 5 ओम है। R2 है, मैंने कहा कि इसका कुछ प्रतिरोध होगा, मैंने कहा कि वो है 10 ओम। ठीक है, R3 इसका कुछ प्रतिरोध होगा, तो मैंने कहा कि यार इसका प्रतिरोध है 10। R4 इसका प्रतिरोध है 20 ओम। ठीक है, तो इसको मैं कट करूं तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1/2। तो इसका जो अनुपात है वो इसके अनुपात के बराबर है। ठीक है, इनका जो अनुपात है और इनका जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में है, संतुलन अवस्था में। ठीक है, और संतुलन अवस्था में से जो गैल्वेनोमीटर है इसको जनरली जी से रिप्रेजेंट करा जाता है स्टूडेंट्स। इसको जनरली जी से रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है, तो ये जो व्हीटस्टोन सेतु ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है संतुलन अवस्था में। ठीक है, तो अब आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है जब संतुलन अवस्था में होता है तब। ठीक है, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो ये है फाइनली व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी लगी है। ठीक है, और ये सोर्स है। ठीक है, जैसे आप बैटरी मान लो इसको, तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से करंट जाएगा 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 जाएगा, इस पॉइंट ए पे जाएगा, और जब ये करंट आई प्रतिरोध R1 में जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि इसमें करंट जाएगा वो I1 जाएगा। और स्टूडेंट्स R2 में जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि धारा I2 जाएगी। अब ये करंट I1 बिंदु B पे पहुँचेगा और ये R3 में जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगा कि ये
I3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो I2 करंट है वो प्रस्तुत R4 में जाएगा, तो इसमें जो धारा जाएगी वो हो जाएगी वो I4, ठीक है। अच्छा, हम बात करने वाले हैं संतुलन अवस्था की, ठीक है। तो देखो, मुझे ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि R1/R2 R3/R4 मुझे ये प्रूफ करना है। तो देखो मैं किस तरह से प्रूफ करूँगा, ठीक है। अब मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि मैंने पीछे 2 वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने संधि नियम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है और किरचॉफ की वोल्टता के नियम को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए फिर देखो, संधि नियम क्या था। संधि नियम इस तरह से है कि जैसे मान लो आप बिंदु बी पे खड़े हो, तो मैं लिख रहा हूँ कि बिंदु बी पर किरचॉफ के संधि नियम से, ठीक है। आप बिंदु बी पे खड़े हो, तो संधि नियम ये कह रहा है कि संधि की तरफ जो धारा आ रही है उसको एक साइड कर लो, और जो संधि से जो दूर जो धारा जा रही है उसको आप एक साइड कर लो, ठीक है। तो संधि के पास I1 करंट तो आ रहा है और I3 जा रहा है, I3, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह से बिंदु डी पे संधि नियम लगाएंगे, तो मैं लिख रहा हूँ बिंदु डी पर किरचॉफ के संधि नियम से, ठीक है। अब आप बिंदु डी पे खड़े हो, ठीक है। अब बताओ कौन सा करंट आ रहा है स्टूडेंट्स। बेटा ये I2 करंट आ रहा है और I4 जा रहा है, तो आने वाले करंट को एक साइड, जाने वाले करंट को बराबर करके एक साइड। तो इस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि I2 जो करंट है वो I4 करंट के बराबर है। आ रहा है समझ में, सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया संधि नियम। अब मैं बात करने वाला हूँ किरचॉफ की वोल्टता का नियम, ठीक है। तो वोल्टता का नियम हम किसी बंद परिपथ में लगाते हैं। तो मैं एक बंद परिपथ ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि बंद विद्युत परिपथ ABDA में किरचॉफ की वोल्टता के नियम से, ठीक है। मतलब हमें इस बिंदु ए से बी की तरफ जाना है, फिर बी से डी की तरफ, फिर डी से ए की तरफ। तो पूरा एक बंद परिपथ हो गया फ्रेंड्स, पूरा एक बंद परिपथ हो गया, ठीक है। तो चलते हैं स्टार्ट करना, ठीक है। तो देखो चल रहे हैं हम बेटा, बिंदु ए से बी की तरफ जा रहे हैं और इधर ही धारा जा रही है। तो जब धारा की दिशा में चलते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। धारा I1 और प्रतिरोध R1, ठीक है। धारा भी ऐसे, हम भी ऐसे, तो इनकी प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। अब मैं बिंदु बी पे आ गया। अब बिंदु बी से डी की तरफ जाऊंगा, तो ये गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर में धारा तो बहती नहीं है संतुलन अवस्था में, तो इस बात को मुझे लिखना पड़ेगा। मैं इधर लिख रहा हूँ कि संतुलन अवस्था में जो धारा मापी है जी, इसमें जो धारा होगी IG वो 0 होगी। आ रहा समझ में, ठीक है। अब मैं चलते चलते यहाँ पे आ गया, D के पास आ गया। अब मैं D से जाऊँगा A की तरफ, तो बेटा करंट ऐसे है, मेरी तरफ जा रहा है और मैं इसके उल्टा जा रहा हूँ, दोनों विपरीत हैं। तो फिर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेंगे। धारा है I2, प्रतिरोध है R2, ठीक है। और यहाँ से ऐसे चला यहीं पे आ गया बिंदु ए के पास। तो मैंने टोटल वर्क डन कितना किया, 0। मैंने टोटल काम कितना किया, 0 काम करा।
आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, मैं देखो धारा इसमें ऐसे जा रही है और मैं बिंदु डी से ए की तरफ जा रहा हूँ, विपरीत है हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे, क्योंकि विपरीत जा रहे हैं ना, धारा है ऐसे और मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो विपरीत जा रहे हैं, तो विपरीत के लिए फिर प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको उठाकर इधर कर दूँगा, तो माइनस का I1 ये R1, ठीक है, इसको मैं उधर कर दूँगा तो हो जाएगा ये माइनस का I2 और ये R2, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, ये इधर R1 है, इधर R2 को नीचे कर दूँगा। ठीक है, इधर ये I2 है और ये फिर I1 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं समीकरण 1 मान सकता हूँ, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखिए आप, आगे देखिए आप, देखना, अब मैं बंद परिपथ लूँगा बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ बी सी डी बी, मैं ले रहा हूँ कि बंद विद्युत परिपथ बी सी डी बी में किरचॉफ के वोल्टा के नियम से। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, देखें आप, मैं बिंदु बी से सी की तरफ जाऊंगा, बी सी डी बी, बी से सी की तरफ जाऊंगा, तो धारा भी इधर है, मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो धारा I3 प्रतिरोध R3, तो इनके गुणनफल को ऋणात्मक लेंगे। देखना, माइनस I3 प्रतिरोध R3। ठीक है, ए से चला बिंदु बी की तरफ आ गया, अब मैं ए से चला, मैं बिंदु सी की तरफ आ गया, अब मैं बिंदु सी से डी की तरफ जाऊंगा, डी की तरफ जाऊंगा, तो मैं जा रहा हूँ ऐसे और धारा है ऐसे, हम दोनों विपरीत हैं, तो विपरीत के लिए फिर प्लस साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो धारा I4 प्रतिरोध R4, तो प्लस धारा I4 प्रतिरोध R4। ठीक है, अब मैं सी से डी की तरफ चला। ठीक है, और जब मैं इधर से इधर जाऊंगा, ठीक है, तो इसमें जो धारा होगी वो जीरो होगी, उसमें जीरो होगी, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि जो संतुलन अवस्था है, संतुलन अवस्था में IG इक्वल टू होता है 0। ठीक है, अच्छा मैं बिंदु डी से बी की तरफ पहुंच गया। ठीक है, बी से चलना स्टार्ट करा, फिर बी पे आ गया, तो मैंने टोटल वर्क डन कितना किया है, टोटल मैंने काम कितना किया है, वो तो उस टाइम मैंने 0 करा है। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इधर ये है I3 R3, इसको उठाकर इधर कर दूँगा, तो माइनस का I4 और ये यार ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा R4। ठीक है, माइनस का I4 और प्रतिरोध R4। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब ये है, यहाँ है ये R3 और R4 को मैं नीचे कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ है I4 और इधर से आ जाएगा I3। अब आप देखें बेटा कि देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो है ये वाला कि I1 I3 के बराबर है और I2 I4 के बराबर है। आ रहा है समझ में? देखें आप कि हमें पता है कि जो I1 है वो I3 के बराबर है और जो I2 है वो I4 के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, तो R3 अपॉन R4, इसको मैं लिखूँगा I2, इसको मैं लिखूँगा I1।
क्योंकि I3 I1 के बराबर है। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको मैं समीकरण 2 मान लूँगा। ठीक है, ये बड़ा समीकरण 1 है। ठीक है, I2 अपन I1, और ये समीकरण 2 है, I2 अपन I1। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों की तुलना करने वाला हूँ। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखना, ये वाला इसको तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो बराबर ही है, ये वाला और बराबर करके फिर ये वाला, ये तो पहले ही ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4। ये मेरा हो गया प्रूफ। यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब इसको ज़रा देखें क्या लिखा है, ये देखना। तो सिद्धांत में जो हिंदी लिखी है वो इस तरह से कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, IG = 0। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के, संलग्न का मतलब होता है पास पास, ठीक है, बगल बगल में, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? क्या सिद्धांत है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4। बात समझ में आ रही है? सिंपल है स्टूडेंट्स।